युवराज बोल रहा हूँ। नमस्कार जी सर, जी नमस्कार, हरविंदर बोल रही हूँ। अरे नमस्कार हरविंदर जी, कैसे हैं? पंत जी बिल्कुल एकदम आनंद। नमस्कार सर। नमस्कार जी नमस्कार, मैं वसंत काशीकर जबलपुर से बोल रहा हूँ। जी वसंत सर, कैसे? अरे जयंत दादा आज हीरो बनकर आए हैं। नंद राजा मस्त है। अरे दादा मस्त क्या है। हाल है? बिल्कुल बढ़िया। आज सर मैं आपका तकलीफ स्वागत करती हूँ, मेरा मंच पर आपका स्वागत करती हूँ सर। मैं गीतांजलि और हमारे सभी वरिष्ठ और सुधीजनों के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपने यहाँ पर आना और हमारे साथ में बैठकर बात करना स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हेलो मैं चाहती हूँ कि आप अब अपने जिस मुद्दे पे हमने बात करी थी उस मुद्दे पर आए और अपनी बात को आगे करें। जी नमस्कार। देश में बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं गुरु। हाँ, ये तो है, और मुद्दे कभी खत्म नहीं होंगे सर। हमेशा किसी न किसी रूप में रहेंगे। और आज 24 जून एक बड़ा दिन है हमारे लिए। आज रानी दुर्गावती, वीरांगना रानी दुर्गावती जी का आज मुगलों के साथ लड़ते हुए आज उनका निधन हुआ था। ये एक शहीद दिवस के रूप में हम सभी उनको नमन करते हैं। और आज के दिन ही एक बड़ी घटना घटी थी दो ऐसे देशों में, एक न्यूयॉर्क में और फिलीपींस में। ये दो जगह मौत की सजा को उन्होंने खत्म कर दिया था, जो शायद आने वाले समय में हो सकता है हिंदुस्तान में भी हो। और आज ही के दिन डाकघर ने टेलेक्स सेवा शुरू की थी, तो उसके लिए भी हम सब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और उसी का एक ये रूप है जो हम आज टेलेक्स सेवा से आगे बढ़कर आमने सामने बात कर पा रहे हैं। सभी का बहुत आभार और मेरा मंच का बहुत बहुत थैंक्स। मैं आज पहली बार इस विधा से जुड़ा हूँ। मुझे बड़ा डर लगता था कि इस तरह की उससे, क्योंकि मुझे आता भी नहीं। तकनीकी से बिल्कुल मैं बहुत दूर हूँ। एक्टर्स के सपनों की तैयारी और आधुनिक अभिनय। एक्टर्स के सपनों की तैयारी से मेरा मकसद था कि एक्टर्स कैसे तैयारी करे, जो सपने लेकर के आता है, क्या उसको सीधे मुंबई भाग जाना चाहिए या कुछ काम पहले करना चाहिए। ये हम सब सुधी लोग हैं, प्रतिमा मैडम हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और हम लोग इस विधा से चूंकि जुड़े हैं तो हम सभी इसके ज्ञाता हैं, सभी लोग जानते हैं। और आज कहें कि हम एक जब नए कोई आर्टिस्ट आते हैं तो उनको चाहिए कि वो अपनी जड़ मजबूत कर, उस जड़ को मजबूत करके नहीं आते हैं। मैं प्रतिमा मैडम का वो देख रहा था फेसबुक लाइव पर, कितना संघर्ष है, कितना सारा काम करके आप आई हुई। वैसे ही सभी का है, जयंदा का और काशी जी का और अपने इलाहाबाद से भौमिकदा हैं। ये सभी बहुत ही मूर्धन्य लोग हैं और तमाम अनुभव के बाद उस जगह तक पहुंचे हैं। तो उस जगह तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष उनका था, वो संघर्ष आज की युवा पीढ़ी या नए लोग उस तरह से नहीं करते हैं। युवराज सर हैं, बहुत कितना संघर्ष उनका, बच्चों के लिए कितना काम था। एक नई पीढ़ी को उन्होंने एक नए तरीके से लोगों में एक रंगमंच की इच्छा शक्ति पैदा की, रंगमंच की एक उनमें संस्कार पैदा किए। और बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इतने मूर्धन्य लोगों के साथ बैठा हूँ। मुझे लगता है कि अभिनय दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट है। इसे बस ये है कि तन्मयता के साथ किया जाए
पूरे भावों के साथ किया जाए, पूरे शिद्दत के साथ किया जाए, सूक्ष्म भावों को पकड़ा जाए। उसके लिए तमाम तरह की किताबें हैं, तमाम तरह के हर शहर में आजकल बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं जो उन डिटेलिंग्स पर भी बहुत सारा काम करते हैं। मैं खुद छोटे शहर से आया हूँ, इलाहाबाद से, और इलाहाबाद में साहित्य और संस्कृति का ये था कि बहुत अच्छा काम हो रहा था। कई ग्रेट लोग वहाँ से निकले थे और बहुत सारे पुराने ऐसे लोगों का मुझे सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला। तो उन सब लोगों से मैं धीरे धीरे सीखता रहा और फिर लखनऊ आया, फिर दिल्ली आया और फिर अभी मुंबई में फिल्मों के लिए भी और थिएटर के लिए भी काम करता हूँ। तो अभी मुझे लगता है कि ये जैसे 5 कदम चढ़ करके हम एक किसी पड़ाव तक पहुंचते हैं, तमाम पड़ाव पार करके, वैसे ही जैसे कि हमारे दिन में 4 पहर होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। ऐसे ही तमाम ऋतुएं होती हैं, जो 4 ऋतुएं होती हैं, ऐसे ही 4 वेद होते हैं, 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसी तरह से 4 वेद हैं और 4 वेद के बाद फिर पंचम वेद आया, जो अभिनय के लिए हमें एक वरदान की तरह लोगों को मिला उस पीरियड से, और आज हम उससे बहुत सारा फायदा भी उठाते हैं। और इसी तरह से मुझे लगता है जो हम शब्द भी शायद शुरू हुए होंगे, तो शब्दों का भी 12 खड़ी जब हम देखते हैं तो 12 खड़ी में भी वो शुरुआत के 4 लाइनों के बाद 5वां लाइन ऐसा होता है जो शब्द पर आता है, होठों पर आता है। का खा गा घा अंगा चा छा जा झा या टा ठा डा ढाणा ता ता दा दाना और पा, यहाँ से शुरू होते हैं बोलने की। तब तक हमें गुणना होता है, उसे धीरे धीरे अंदर अंदर से पकना होता है। वो आज के लोगों में या अब जो नई पीढ़ी है या एक्टर्स के सपनों की तैयारी है, उसके लिए ये कितना जरूरी है, ये हम सब क्योंकि उसी तरह से आए हैं तो हमें लगता है कि हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। ये नए लोगों के लिए ये है कि ये इसके लिए हम बहुत पढ़ें, बहुत सारा जो लेखन लोगों ने लिखा है उनको पढ़ें। मैं इसी कड़ी में कई ऐसे राइटर्स हैं जो कबीर जैसा राइटर, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, और मुझे तो लगता है ओशो भी अभिनय पर इतना उनके सिद्धांत हैं, बात बात में वो अभिनय समझा देते हैं, जीवन दर्शन समझा देते हैं। उनसे हमें सीखना चाहिए, हमें उनको पढ़ना चाहिए और उनके जरिए हम बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। वैसे ही 12 खड़ी से ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि शायद ये शुरुआत हुई होगी ध्वनि से। ध्वनि का बड़ा महत्व है, ध्वनि से ही, साउंड से ही, और उससे ही शायद शब्द आए होंगे। तो उन्हीं शब्दों की शायद उस कल्पना उस समय भी की गई, मंची कल्पना जो सुन करके करने की, वो शायद संजय ने कभी धृतराष्ट्र को सुना करके वो पूरा दूरदर्शन की तरह से शायद अपनी बात कही होगी। ये परंपरा हमारे यहाँ शुरू से रही है, बस इसको हमें बहुत गहन तरीके से अंदर से समझते हुए नई पीढ़ी को उसके साथ जुड़ना चाहिए। और उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी आती रहीं। आप कभी हम ओशो को भी देखते हैं तो वो भी मौत की बात करता है, मृत्यु की बात करता है, लेकिन वो उस मृत्यु की बात करता है, उस जीवन की बात करता है। वो कहता है कि हम मौत जो है केवल बाहर की चीज, जीवन तो अंदर है, अंदर से चीजों को जानना, शायद उसको जीवन की वो परिकल्पना उस रूप में देखते हैं।
हमारे यहाँ इसी तरह से जो 4 पड़ाव की मैंने बात की कि 4 जैसे सीखने में भी क ख ग घ करके अंत में हम प पर पहुंचते हैं, मतलब अंदर जब सीख लेते हैं तब हम बोलते हैं, या ये कहें कि अभिनय में जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो टेक्स्ट को पहले उसका गहन अध्ययन करते हैं, उसके आगे पीछे देखते हैं। जिसे जो नाटक की पाठशालाएं हैं वहां पर सब टेक्स्ट का शब्द दिया गया, उस तरह की चीजों पर हम लोग काम करते हैं। और इसी तरह की चीजों में हम लोग देखते हैं कि हम युवराज सर बहुत अच्छे से ये जानते होंगे, और उन्होंने तो बहुत सारा काम किया है। लोकेन त्रिवेदी सर ने बहुत काम किया है, निशा जी ने बहुत काम किया दिल्ली थिएटर में। मैं खुद NSD की थिएटर इन एजुकेशन विंग में 7-8 साल था। उसमें हमारी उस पूरी प्रक्रिया में होता था कि सबसे पहले हमें सेल्फ को जानना है। उसमें भी 4 चरण होते हैं। सेल्फ को जानना है, और उसके बाद फिर फैमिली को जानना है, उसके बाद फिर एजुकेशन, और फिर सोसाइटी। इसी कड़ी में एक बार महात्मा गांधी जब राजकोट और गुजरात के एक छोटे से कस्बे से दक्षिण अफ्रीका गए, वहां से फिर इंग्लैंड, और वो पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद बैरिस्ट्री करके जब वापस आए तो तब तक वहां भी थोड़ा उनके साथ कुछ मिसबिहेव हुआ था, जिसकी वजह से वो बड़े रुष्ट थे, नाराज थे। उस वहां से जब वो वापस आए तो उन्होंने आकर के उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो खुद उनसे 2-2.5 साल ही बड़े थे, ज्यादा बड़े भी नहीं थे, लेकिन उनको वो गुरु की तरह देखते थे। वो एक बड़े चिंतक थे, वे बड़े एक तरह से कहें उन्होंने बड़ा एक आंदोलन किया। मुंबई में ही थे, मुंबई में कॉलेज में ही वो पढ़ाते भी रहे, उस एक मुंबई कॉलेज में। उनके पास आए और उनसे उन्होंने कहा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम तो इतना पढ़ लिख के आए हो, समाज के लिए कर सकते हो, लेकिन तुम एक छोटे से कस्बे से, राजकोट के एक छोटे कस्बे से गए हो और वहां जा करके वापस आ गए हो, तुमने अभी हिंदुस्तान नहीं देखा है, समाज नहीं देखा है साथ, तो पहले तुम समाज को समझो। तो ये खुद इनसे कहा कि तुम पूरा हिंदुस्तान घूमो, और ये घूमते रहे। वो शायद उन्होंने साल भर के लिए कहा होगा, तो वो 2 साल तक तमाम जो सामान्य वर्ग जिस तरह से चलता है रिक्शों में या लोकल ट्रेनों में, या जो उस समय जो भी साधन थे, साधारण साधनों के साथ वो उन रूट्स पे गए, गांव में गए, कस्बों में गए, वहां लोगों को देखा, उनकी संस्कृति को समझा। रविन्द्रनाथ टैगोर के उस पूरी आश्रम पद्धति को देखा। जब वापस आए तो फिर उन्होंने गोखले जी से कहा कि अरे बाप रे, ये तो आपने सही मार्गदर्शन किया, और हमें ये बिल्कुल अब हमें समझ में आ गया हमें करना क्या। फिर उन्होंने गुजरात में जाकर के अपना आश्रम पद्धति शुरू की, और एजुकेशन सिस्टम पे बहुत सारा काम रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। प्रार्थना और इस तरह की खेल एजुकेशन में, इस तरह के बहुत सारे काम उन्होंने किए थे। और वैसा ही काम गिज्जू भाई गिडवानी ने गुजरात में किया था। उन सब चीजों को देखते हुए महात्मा गांधी ने अपनी तरह का एक आश्रम तैयार किया और अपनी तरह का एक आंदोलन शुरू किया। मतलब यह है कि जब तक हम समाज को देखते नहीं, जब तक हम दुनिया को देखते नहीं, हमारा भावकोश और शब्दकोश नहीं बनता है। शब्दकोश बनाने के लिए हम पढ़ते हैं, हम शब्दों को समझते हैं, लेकिन भावकोश के लिए हमें पूरी दुनिया को देखना होता है, वहां जाना होता है। हम जितनी यात्रा करते हैं उतनी ही हम अच्छे, बहुत सारे ऐसे राइटर्स भी हुए जिन्होंने यायावर रहे और पूरी दुनिया घूमते रहे। नागार्जुन उसमें एक, उनको यात्री लोग कहते भी थे। ऐसे बहुत सारे ऐसे लेखकों ने भी दुनिया देखी और लिखा, तो वो एकदम यूनिवर्सल लिखा, दुनिया की समझ में आने वाले चीजें लिखी। प्रेमचंद उसमें एक बहुत बड़े रचनाकार हुए, रेणु हुए, और वैसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र। और मुझे लगता है नाटकों की परंपरा में
जो सबसे बड़ा आंदोलन था, स्वतंत्रता का आंदोलन में जिन्होंने नाटक की भूमिका निभाई या नाटककार की भूमिका निभाई या अभिनेता की भूमिका निभाई, वो सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने ही अंधेर नगरी जैसा नाटक लिखा या तमाम नारी संगीत लिखे और तमाम तरह के गीत लिखे, और सबसे ज्यादा विधाओं पर लिखने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, जो बहुत छोटी सी उम्र में 33-34 साल की उम्र में वो गुजर भी गए। लेकिन उन्होंने बड़ा आंदोलन किया एक हिंदी युग का, जिन्होंने हिंदी रंगमंच की नींव रखी, कह सकते, जो आज बहुत कम मिलता है। खास तौर से इन लेखकों जिनकी मैंने चर्चा की, और इनके अलावा भी कई ऐसे लेखक हुए जो जिन्होंने बड़े आंदोलन किए लेखन के लिए, जिन्होंने उसमें हिंदी रंगमंच को योगदान दिया इस रूप में कि हमारे उस लोकल जगहों की कहावतें, वहाँ के मुहावरे, वहाँ की लोकोक्तियां, उन सब का प्रयोग किया। अपने प्रेमचंद, रेणु, शैलेश मटियानी, अमरकांत जी, शेखर जोशी, ये सब इस तरह के एक लेखन को कर रहे थे, और बहुत से ऐसे नाटककारों ने भी इस पर काम। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर तो एक भारतेंदु चरित नाम से अजित पुष्कल जी ने बड़ा रिसर्च था। उसकी एक चरित्र को लेकर, मल्लिका को लेकर के जैसे उन्होंने लिखा, जो उससे पहले कभी नहीं आता था। ये चरित्र हमें देखने चाहिए, हमें उनको पढ़ना चाहिए, उससे हम बहुत रिच होते हैं, हमारी कल्पनाशीलता बढ़ती है, हम और बड़े होते चले जाते हैं। रेडियो नाटक पहले थे जिसे हम देख करके कानों से देखते थे दरअसल, और कानों से देखने की वो परंपरा रही जो अभी मैंने कहा कि संजय धृतराष्ट्र को वो कहानी बताते जाते थे, वो घटना आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। उतने दिनों तक सारा युद्ध उन्होंने एक जगह बैठ करके बताया। वो शायद रेडियो नाटक की एक कल्पना थी, या उस समय के सबसे बड़े वो शायद एक सूत्रधार हुए, नाटककार हुए, और उन्होंने शायद वो अभिनय को समझा होगा कि कैसे हम किस तरह से बता पाए। उसी तरह से आज की पीढ़ी को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी हमारे सामने बैठे जो मूर्धन्य लोग हैं, सब बहुत ही गुणी लोग हैं। बहुतों के मैंने नाटक देखे हैं, बहुतों को काम करते देखा है, और इतना आनंद आता था और आता है आज भी जब देखते हैं। भौमिक दा इलाहाबाद में कितना कई दशकों से काम कर रहे हैं, और उन्होंने कितने स्टूडेंट्स को कैसी बारीकियों से परिचय कराया। मेरे कई मित्र हैं जो इलाहाबाद में हम लोग साथ में घूमते थे, जो साइकिलों में घूम घूम करके, और भौमिक दा की चर्चा ना हो नाटकों में, ये होता नहीं था ऐसा। तो भौमिक दा का बहुत काम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने सिखाया, और इसी प्रोसेस में सिखाया। नुक्कड़ नाटकों से लेकर के उन्होंने थर्ड थिएटर और फिजिकल थिएटर और भाव भंगिमाओं के साथ या माइम और मूवमेंट्स के साथ कैसे किसी बात को रखा जाए, वो उन्होंने सिखाया। उन्होंने ये बताया कि शब्द इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। निरंजन गोस्वामी सर, वो तो माइम के शायद दुनिया के एकमात्र ऐसे इतने बड़े नाटककार हुए हैं। वो शायद इसीलिए शब्द इतने जरूरी नहीं है। जब हम नाटक पढ़ते हैं कोई, तो शब्द गौण हो जाते हैं अगर हम उसकी मीनिंग नहीं पढ़ते, मीनिंग को नहीं समझते। जो हमारे कॉलेज नाट्य विद्यालयों में पढ़ाया भी जाता है कि किस तरह से हम सब टेक्स्ट को पहले समझें, एक से दूसरे चरित्र के रिश्तों को समझें, एक से दूसरे उनके साथ किस तरह का व्यवहार होगा, किस तरह का चरित्र है, वो बहुत सारी चीज नाट्यशास्त्र में भी अलग अलग चरित्रों का उसमें वर्णन नाट्यशास्त्र में दिया है। वैसी स्थितियों से गुजरते हुए हम लोगों को बड़ी
रंगमंच की एक या बड़े अभिनेता को तैयार होना होता है। मुझे भी हमेशा ये लगता रहा कि कितनी कमियां हैं। मैं संगीत नाटक एकेडमी म्यूजिक सीखने जाने लगा इलाहाबाद में, लेकिन फिर वो जा नहीं पाया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसी समय पढ़ रहा था, और फिर कभी नहीं जा पाया। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अगर अभी शुरुआत में एक्टर नहीं सीखता है तो बाद में वो अजीब से कॉमर्शियल, व्यावसायिक भी नहीं कहेंगे, वो एक पैसों की जरूरत के लिए फिर वो सीखना बंद हो जाता है। इसलिए नई पीढ़ी को चाहिए कि वो केवल और केवल इस समय पढ़ें, सीखें, गुरुजनों के सामने जाएं, नतमस्तक हो जाएं उनके सामने, उनसे लड़ करके छीनें, क्योंकि टीचर भी थोड़ा सा उसको लगता है कि शिष्य भी हमें जो है आग्रह करे और नतमस्तक हो, मुझे प्रणाम करे, तो वो करना चाहिए। एक गुरु हमारे लिए सब कुछ होता है। हमारे यहाँ तो कितनी बातें हैं, माता पिता गुरु किस तरह से किन चरणों में वो आते हैं, और वो शिक्षक के रूप में ही आते हैं। और हमारे यहाँ बहुत से ऐसे मैं अपने रविंद्रनाथ टैगोर ने कई ऐसे नाटक लिखे जो इस तरह के सिस्टम्स पर था, एजुकेशन सिस्टम्स पर था। नाटक क्या, कहानियां लिखी, नाटक भी लिखे। तो कहानी में उनके डाकघर एक ऐसे मनोविज्ञान का नाटक है जो कहता है कि बिना एजुकेशन के कुछ नहीं हो सकता। या तोता कि किस तरह की रटंत विद्या ना करके हम एक समझ की विद्या की ओर बढ़ें। उस तरह की चीजों में हम लोग को नई एक जो पीढ़ी है, जो आज विषय भी है एक्टर्स के सपनों की तैयारी और आधुनिक अभिनय। आधुनिक अभिनय से भी मुझे लगता है कि आधुनिक अभिनय जो है वो आज के अभिनय से मतलब नहीं है। मतलब आज से मतलब है कि आज जो चल रहा है, जिस तरह की फिल्में बन रही हैं या जिस तरह के नाटक बन रहे हैं या जिस तरह की आज का समय है, उसके अनुसार हम अभिनय करने की कोशिश करें। उसको कुछ लोग रियलिज्म के करीब जाना कहते हैं या रियलिस्टिक होना कहते हैं। रियलिस्टिक तो खैर कोई चीज शायद होती भी नहीं होगी, लेकिन उसके आसपास पहुंचने की कोशिश करते हैं। जब पारसी रंगमंच के बाद एक तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र एक खड़ी बोली का नाटक लेके आए या हिंदी रंगमंच लेके आए, जो एक एकदम अलग तरह से समाज के साथ जुड़ता था, जन सामान्य के साथ जुड़ता था। उनके तमाम जो उनके 16 नाटक हैं, तो उनमें लगभग उस तरह की परंपराएं और उस तरह की चीजें दिख रही हैं। कुछ लोग स्तानिस्लावस्की को एक मेथड एक्टिंग के बड़े एक 3000 लेते हैं एक उसमें। और उसी तरह से जब ब्रेख्त आते हैं, ब्रेख्त एलिनेशन की बात करते हैं, और सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ये एक दौर था जब इस तरह की चीजें आई, और उसी समय एब्सर्ड थिएटर भी आया, और एब्सर्ड थिएटर के लिए भी अभिनेता की पढ़ाई अलग तरह की होती थी। और ब्रेख्त ने तो जो एपिक थिएटर लिखा वो महाकाव्यात्मक रंगमंच था, जो एक पोएटिक, एक मेगा पोएट्री कह सकते थे, महाकाव्य की तरह से उनका एक एपिक थिएटर था। और उसके साथ उनका एक डिडेक्टिक थिएटर था जो बहुत आगे वो नहीं हुआ, लेकिन डिडेक्टिक थिएटर वो निर्देशकों के लिए था, राइटर्स के लिए था, बड़े विद्वजनों के लिए था जिन्होंने बहुत सारा थिएटर किया है या साहित्य को समझा है। उनके लिए वो डिडेक्टिक थिएटर था जो उनके समझ के लिए वो चीजें उस समय उन्होंने सामने रखी थी। ये दौर वही था जब सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर था, जब शब्द कम थे, विभीषिका थी, लोग अपनी बात नहीं कह पा रहे थे, कोई लिखने से डरता था सीधा सीधा
तो लोगों ने सांकेतिक रूप में लिखना शुरू किया और वो सांकेतिक रूप एब्सर्ड थिएटर के रूप में सामने आया। और एब्सर्ड थिएटर बड़ा सौभाग्य है हिंदुस्तान का, सबसे प्रथम नाटक भी भुवनेश्वर ने तांबे के कीड़े नाम से पहला नाटक, जो 1946 में शायद लिखा गया, उसके बाद 1948 और फिर 53 तक वो फिर वेटिंग फॉर गोदो और इस तरह के नाटकों की के चलन में आए, जो आज हमें लगता है शायद वेटिंग फॉर गोदो ही पहला था, लेकिन प्रथम नाटक हिंदुस्तान में लिखा गया जिन्हों भुवनेश्वर ने लिखा था, तांबे के कीड़े, जो हमें अभिनय के लिए बड़ा एक चैलेंज था, क्योंकि सांकेतिक रूप से हमें अपनी बात कहनी होती थी और कई बार वो समझ में नहीं आता था बहुत सारे लोगों को, लेकिन अभिनेता के लिए बड़ा चैलेंज था। तो अभिनेता को इस तरह के चैलेंज भी लेने चाहिए, एब्सर्ड थिएटर भी करना चाहिए, उससे बहुत सारी समझ पैदा होती है, दुनियावी समझ पैदा होती है, और किस तरह के आंदोलन और किस तरह के भावों के साथ चीजों को कर रहे थे वो करना चाहिए। हमें बहुत सारे अपने संपूर्णता की ओर बढ़नी चाहिए, संपूर्णता की ओर। उसके लिए जरूरी नहीं है कि शब्द ही, आजकल क्या है कि नई पीढ़ी केवल शब्दों का रंगमंच या शब्दों की मीडिया या शब्दों का, खास तौर से टेलीविजन, इसके लिए बड़ा मुफीद है इस चीज के लिए कि केवल वो शब्दों का मंच है। ज्यादातर वहाँ रट के जो एक्टर आ जाता है तो उसको बहुत अच्छा एक्टर मान लिया जाता है, ऐसा मतलब प्रचारित है। मैंने बहुत टीवी किया नहीं, लेकिन यहाँ चर्चा ऐसी होती है। और जो हम कहें तो अगर शब्द इतने महत्वपूर्ण होते अभिनेता के लिए, तो शायद चार्ली चैपलिन जैसा दुनिया का इतना बड़ा एक्टर नहीं होता, जो आज भी उसका कोई सानी नहीं है, या अपने मिस्टर बीन जैसा एक्टर जो बिना शब्दों के अपनी बात कह देता है, निरंजन गोस्वामी जैसे हिंदुस्तान में एक्टर जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा माइम का एक उनका स्कूल है कलकत्ता में, जिसमें स्टूडेंट्स जाकर रहते भी हैं, हॉस्टल्स भी हैं, तमाम फैसिलिटीज हैं, और माइम की मास्टरी है। तो माइम या बिना शब्दों के भी अपने भाव से कैसे हम कोई बात कह सकें, ये समझने की जरूरत। बहुत सारी फिल्में भी हैं ऐसी जो हमें देखना चाहिए किस तरह से हम कम शब्दों में, कम चीजों में हम करते हैं। और खास तौर से मैं चर्चा करना चाहूँगा ईरानी फिल्मों। ईरानी फिल्मों में हम देखें तो जो कुछ फिल्में उनकी हैं अपने, मैं अभी नाम अफरीदी, हाँ, माजिद मजीदी मजीदी साहब के, हाँ माजिद मजीदी साहब की कलर ऑफ पैराडाइज। क्या फिल्म है, कितने भाव हैं, कितनी स्लो पेस में वो फिल्म चलती है एकदम, और वो, लेकिन वो कितने गूढ़ अभिनय, वो बच्चे का अभिनय, वो बाप का अभिनय, या और जो उसके आसपास से गुजरते चरित्र हैं उनका अभिनय देख के अभिभूत हो जाते हैं कि अरे बाप रे, ये हमें सीखना होगा, ये हमें इस रूप में हमें अपने को जोड़ना होगा, उतना गहन चिंतन करना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, तभी हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे। मुझे लगता है ये अगर कोई कुछ कहना चाहे। आपने सब माइंड लोगों का नाम लिया, आप एक शख्स भूल गए जो हम सबका गुरु है, मार्शल मर्सियो। अरे जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जिनके निरंजन दा भी मुरीद हैं। जी जी, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। योगेश दत्त, निरंजन गोस्वामी, ये सब उनके मुरीद हैं मार्शल मर्सियो।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। पंजी जी पंजी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी 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 सर, हेलो, आ रही आ रही है लोकेंद्र, जी आ जी रही है। आ रही सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आप का थिएटर का जो एक्सपीरियंस है बहुत लंबा है एक्टर के तौर पे। आप शायद पहले इंसान हैं जिन्होंने 3-4 रेपेटरियों के अंदर रहे हैं अलग अलग वक्त के अंदर, और अब बॉम्बे में है। तो आपको क्या लगता है किस तरह की तैयारियों के साथ में अब एक्टर को मतलब के जाना चाहिए? क्योंकि बम्बई जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वहां पे पहुंचने के पहले किस तरह की तैयारियों को और रेपेटरी के अंदाज के अंदर, क्योंकि ये जरूरी है कि हम एक अपने आप को तैयार करने के लिए कोई ऐसे मंच पे रहें लगातार। तो आपको क्या लगता है जी कि इसके बारे में थोड़ा सा बताइए विस्तार से। जी सर, एक तो बहुत जरूरी है कि हम, जो मैंने कहा जैसे कि कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दिए महात्मा गांधी के, या कैसे सीखने की उस प्रक्रिया में हमेशा रहना पड़ेगा, दुनिया को समझना पड़ेगा। दूसरा, सबसे पहला शायद अभिनेता को है कि वो खुद को जाने, सेल्फ, जिसकी बात हम लोग थिएटर इन एजुकेशन में करते रहे हैं। सेल्फ को जानना, जब हम खुद को जानते हैं और अपने परिवार को जानते हैं, बहुत निकट से उन रिश्तों को समझते हैं, जिन रिश्तों को हम अपने आसपास देख रहे होते हैं, उन रिश्तों में बहुत सारे जो जीवन की तमाम कह सकते हैं घटनाएं हैं, या उनके मर्म हैं, उनके भाव हैं, उनको देख रहे होते हैं, उनको हम बहुत निकट से समझने की कोशिश करें। उसके बाद एजुकेशन बहुत जरूरी है। हम एजुकेशन बहुत अच्छी लें, बहुत पढ़ें, बहुत जितना पढ़ सकते हैं पूरी दुनिया को पढ़ने की कोशिश करें। हमेशा पढ़ते रहें, हमेशा पढ़ाई बहुत जरूरी है एक एक्टर के लिए। और उसके साथ साथ सोसाइटी को समझें। सोसाइटी को समझने से हमारा क्या होता है, विस्तार होता है अभिनय का, एक सोच का विस्तार होता है, भावों का विस्तार होता है, एक शब्दों का विस्तार होता है, जिसके लिए मैंने कहा शब्दकोश के साथ साथ हमें भावकोश भी तैयार करना होगा और सुनने की आदत डालनी होगी। हम सुनने की आदत से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हम केवल बोलते हैं, सुनते नहीं हैं लोगों को। ये एक बड़ा कारण है। सही सर, अगर अच्छा,